सिर सब्ज वादियों के दरमियान एक ऐसा गांव था जो कुदरत के हुसैन तरीन नजारों में घरा हुआ था। गांव के मशरिक में ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती थीं। मगरिब में एक वसीया व अरीज जंगल था जिसमें कदीम दरख्त अपनी कहानियां छिपाए खड़े थे। जनूब में एक साफ शफाफ नदी बहती थी जिसका पानी शफाफ बलूर की तरह था, और शमाल में सब्जाजार थे जहां मवेशी चरते थे। गांव के लोग सादा थे, खेती बाड़ी और मवेशी पालना उनका पेशा था। इनकी जिंदगी अमन सुकून से गुजर रही थी, जैसे कोई हमाहंग धन चल रही हो। गांव के मुख्तसर से चौक में एक बड़ा सा बीरी का दरख्त था। इस दरख्त के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग जमा होते, चिरागों की मध्यम रोशनी में गपशप करते, कहानियां सुनाते और सुनते। इसी दरख्त के नीचे फैसले होते, झगड़ों का तसफिया होता। ये दरख्त चमनस्तान की इज्तिमाई रूह का मरकज था। फजल और अदल उसी गांव के दो भाई थे। इनके वालिद हाजी अब्दुल-इस्तार गांव के मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग थे। वो न सिर्फ अपने घर के बल्कि पूरे गांव के लिए एक सहारा थे। इनकी बीवी आमना बीबी एक नेक दिल और मेहरबान औरत थी जो हमेशा न्याज मंदों की मदद के लिए तैयार रहती थी। फजल बड़ा था, उसकी उम्र 30 साल थी। वो गंदम के रंग जैसा गोरा, लंबा, चौड़ी छाती वाला नौजवान था। उसकी आंखें बड़ी थीं, मगर उनमें एक अजीब बेचैनी तीरती रहती थी। वो ताकतूर था, मेहनती था, मगर उसका दिल हमेशा ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की धन में लगा रहता। वो चमनस्तान की सरहदों से बाहर की दुनिया के बारे में सोचता, शहर की रौनकों के ख्वाब देखता। उसे लगता कि ये गांव, ये सादा जिंदगी उसकी सलाहियतों के लिए छोटी पड़ गई है। अदल छोटा था, 25 साल का। उसका रंग गंदमी था, जिस्म दबले पतले से, मगर आंखें ऐसी कि जैसे दो जामे शफाफ हों। इन आंखों में गहराई थी, सुकून था। वो भी मेहनती था, मगर उसकी मेहनत में सब्र था, कनायत थी। वो अपने गांव, अपने खेतों, अपने दरख्तों से मोहब्बत करता था। उसके लिए चमनस्तान की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग सबसे कीमती थे। एक दिन हाजी अब्दुल-सत्तार ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे बेटों, जिंदगी बहुत तेज गुजरती है। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखता हूँ। दोनों भाई घबरा गए। अबू, आप ठीक तो हैं? फजल ने पूछा। हाजी साहब मुस्कुराए। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक दिन सबको जाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों मिलकर घर और कारोबार संभालो। मेरी तमाम जमीन, मवेशी और जमा पूंजी तुम दोनों की मुश्तरका मलकियत है। शर्त तो सिर्फ ये है कि तुम्हारे दरमियान हमेशा मोहब्बत और इंसाफ कायम रहे। तुम एक दूसरे के भाई हो, सहारा हो। अदल ने फौरन कहा, अबू आप फिक्र न करें, फजल भाई मेरी आंखों का तारा है, हम हमेशा एक रहेंगे। फजल ने सिर झुका लिया। इसके जहन में ख्याल आया कि अगर सारा माल सिर्फ उसका होता तो वो उसे कारोबार में लगाकर कितना कुछ बना सीखता था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चंद माह बाद हाजी अब्दुल-इस्तार का इंतकाल हो गया। पूरे गांव ने उनके जनाजे में शिरकत की। आमना बीबी ने सब्र का दामन थामा, मगर उनकी आंखें हमेशा के लिए अफसरदा हो गईं। पहले साल तो सब कुछ ठीक चला। दोनों भाई मिलकर खेती बाड़ी करते, फसल काटते, मवेशी चराते, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। फजल को लगने लगा कि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जबकि अदल कम। वो सुबह सवेरे उठता, शाम तक काम करता, जबकि अदल दरमियान में वक्फे लेता। कभी दरख्त के नीचे किताब पढ़ता, कभी बुजुर्गों से बातों में मसरूफ हो जाता। फजल के दिल में एक खटास सी पैदा होने लगी। एक शाम जब वो दोनों बीरी के दरख्त के नीचे बैठे थे, फजल ने कहा, अदल, हमें अपने काम को नए सिरे से तकसीम करना चाहिए। क्यों भाई? हम तो अब भी मिलकर काम कर रहे हैं। अदल ने हिरत से पूछा। मुलकर नहीं, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें जमीन और मुईशी आधे आधे तकसीम कर लेने चाहिए। हर एक अपने हिस्से का खुद जिम्मेदार हो। ये सुनकर अदल का दिल धक से रह गया। उसे अपने वालिद की वसीयत याद आ गई। भाई, अबू ने हमें इकट्ठे रहने को कहा था। तकसीम से मोहब्बत में दुराड़ पड़ जाएगी। नहीं, तकसीम से इंसाफ होगा। हर एक को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। कई दिनों तक ये बहस चलती रही। आखिरकार आमना बीबी के कहने पर दोनों ने जमीन और मवेशियों को बराबर तकसीम कर लिया। घर का वस्ती हिस्सा मुश्तरका रहा, जहां आमना बीबी रहती थी। अब दोनों अलग अलग काम करने लगे। फजल ने अपनी जमीन पर ज्यादा नफे वाली फसलें उगाना शुरू की। वो सुबह से रात तक काम में जता रहता। उसने अपने मवेशी भी ज्यादा खरीदने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा, गांव में अपना रतबा बढ़ाने लगा। अदल ने अपने हिस्से में वही पुरानी फसलें उगाई जो गांव के लोगों की जरूरत पूरी करती थी। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा फलदार दरख्त लगाने के लिए मुख्तस कर दिया। वो रोजाना कुछ वक्त नदी के किनारे बैठकर गौर व फिक्र करता, किताबें पढ़ता। उसकी आमदनी इतनी नहीं बढ़ी जितनी फजल की,
मगर वो मुतमईन था। वो अपनी माँ की खिदमत करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की इयादत को जाता। 1 साल बाद फजल की कामयाबियों ने उसे और बेचैन कर दिया। अब उसे लगने लगा कि चमनिस्तान इसके लिए छोटा पड़ गया है। उसने शहर जाने का फैसला किया ताकि वहां अपना कारोबार फैला सके। उसने अदल से कहा, मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ, मुझे शहर जाना है। अदल हैरान रह गया। भाई, ये जमीन हमारी माँ बाप की मीरास है, उसे बेचना ठीक नहीं। तुम मुझे उसकी कीमत अदा कर दो, मैं ये जमीन तुम्हें दे दूंगा। अदल के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। चमनिस्तान के लोग अदल को बहुत चाहते थे। उन्होंने मिलकर कर्जे का बंदोबस्त किया। अदल ने फजल को उसकी जमीन की कीमत अदा कर दी। फजल ने रकम ली और अगले ही दिन शहर के लिए रवाना हो गया। माँ आमना बीबी का दिल टूट गया। उन्होंने फजल को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माना। रवांगी के वक्त उसने माँ के हाथ चूमे, अदल से गले मिले, मगर उसकी आंखों में चमक थी। वो नए ख्वाबों के पीछे भाग रहा था। शहर की रूनकें। शहर का नाम था रंग महल। ये वाकई रंगों से भरा हुआ शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती हुई गाड़ियां, भीड़ भाड़ वाली बाजार। फजल पहली बार शहर आया था। इब्तदा में तो उसे घबराहट हुई, मगर फिर उसे लगने लगा कि यही वो जगह है जहां वो तरक्की कर सकता है। उसने अपने साथ लाई हुई रकम से एक छोटा सा कमरा किराया पर लिया और एक ताजिर के यहाँ मुलाजिम हो गया। वो सख्त मेहनत करता, दिन रात एक कर देता। उसकी लगन देखकर ताजिर उससे बहुत मुतासिर हुआ। चंद ही सालों में फजल ने तिजारत के गुर सीख लिए और अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चला। फजल की मेहनत, होशियारी और कुछ हासिल करने की लगन ने उसे तरक्की दी। उसका कारोबार फैलने लगा। वो एक छोटे से कमरे से निकलकर एक 2 कमरे के फ्लैट में रहने लगा। उसने अच्छे कपड़े पहनना शुरू किए, अच्छा खाने लगा। मगर शहर की जिंदगी ने उसे बतदरीज बदल दिया। यहाँ हर शख्स दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में था। यहाँ मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, मफाद का रिश्ता था। यहाँ इंसाफ नहीं था, ताकत थी। फजल ने भी वही राह इख्तियार की। वो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हचकचाता था। उसके दिल से नरमी खत्म होती गई। आंखों से वो बेचैनी गायब हुई तो उसकी जगह एक तेज बेरहम चमक ने ले ली। उसने शादी की एक शहरी लड़की से जो खूबसूरत थी मगर मिटियाली चमक रखती थी। इसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने आरिफ रखा। मगर कारोबार की मसरूफियात में वो अपने घर वालों पर भी वक्त न दे पाता था। उसकी बीवी तन्हाई और बेतौजी में गुजारने लगी। एक दिन फजल को अपने गांव, अपनी माँ, अपने भाई की याद आई। कई साल गुजर चुके थे। उसने सोचा कि वो चमनिस्तान जाकर अपनी कामयाबी का मजाहिरा करे। उसने अपनी नई गाड़ी में सामान लादा, महंगी तोहफे खरीदे और गांव की तरफ रवाना हो गया। वापसी जब फजल की शानदार गाड़ी गांव के पख्ता रास्ते पर चलने लगी तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। गांव वही था मगर अब उसकी नजर में छोटा लग रहा था। गांव वाले उसकी गाड़ी देखकर हैरान रह गए। वो फजल को पहचान नहीं पा रहे थे। जब इन्हें पता चला कि ये वही फजल है जो सालों पहले गांव छोड़कर गया था, तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। मगर उनकी खुशी में एक हैरत थी, एक फासला था। फजल सबसे पहले अपने घर पहुंचा। वही पुराना घर, मगर अब और भी पुराना लग रहा था। दरवाजा खुला था। अंदर जाते ही उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी जो चारपाई पर लेटी थी। आमना बेबी बूढ़ी हो चुकी थी। इनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झरियां पड़ गई थी, मगर उनकी आंखों में वही नरमी थी, वही मोहब्बत थी। माँ, मैं आ गया हूँ, फजल ने आवाज दी। आमना बीबी ने आंखें खोले। पहले तो वो पहचान न सके, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। मेरा फजल, मेरा बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। फजल माँ के पास गया और उनके पांव छुए। माँ ने उसका सिर सहलाया। कहाँ थे बेटा इतना अरसा? माँ, मैं शहर में बहुत मसरूफ था। देखो मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। फजल ने बाहर से तोहफे लाने के लिए आवाज दी। इसके नौकर ने महंगे कपड़े, जवीहरी, खाने पीने की चीजें अंदर लाकर रख दी। मगर आमना बीबी की नजर तोहफों पर नहीं, फजल के चेहरे पर थी। वो उसकी आंखों में वो नरमी तलाश कर रही थी जो कभी हुआ करती थी, मगर अब वहां एक खाली चमक थी। आदिल कहाँ है माँ? फजल ने पूछा। वो नदी किनारे है, बीमार बच्ची को दवा पिलाने गया है। ये सुनकर फजल के दिल में एक अजीब सी हसद की लहर दौड़ गई। उसने इतनी तरक्की कर ली, मगर उसकी माँ अब भी अदल का नाम पहले ले रही हैं। शाम को अदल घर आया। वो फजल को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों भाइयों ने गले मिले। अदल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो वही सादा कपड़े पहने हुए था, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था, आंखों में रोशनी थी। भाई, बहुत याद आती थी तुम्हारी, अदल ने कहा। मुझे भी, फजल ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी। इस रात दोनों भाई बीरी के दरख्त के नीचे बैठे। फजल अपनी कामयाबियों के किस्से सुनाने लगा। वो बताता कि उसके पास कितनी दौलत है, कितनी जायदादें हैं। अदल खामोशी से सुनता रहा, मुस्कुराता रहा।
तुमने क्या क्या इतनी देर में? फजल ने आखिरकार पूछा। अदल ने अपनी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। मैंने दरख्त लगाए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, बीमारों की देखभाल की है, माँ की खिदमत की है, ये सब और कुछ नहीं। भाई, खुशी दौलत में नहीं होती, खुशी देने में होती है। फजल को यह बात फजूल लगी। उसे लगा कि अदल ने कुछ नहीं किया, वक्त गुजार दिया। कुछ दिनों बाद फजल वापस शहर चला गया। इसके जाने के बाद आमना बीबी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। अदल ने दिन रात उनकी खिदमत की, मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक रात आमना बीबी ने अदल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। कहीं माँ, मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है, उसे बुलाओ। अदल ने फौरन फजल को खत लिखा। खत में माँ की शदीद बीमारी का जिक्र किया, मगर हिफ्ता गुजर गया, जवाब नहीं आया। आमना बीबी का इंतजार बढ़ता गया। इनकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी रहते। आखिरकार जब आमना बीबी का वक्त करीब आया तो उन्होंने अदल से कहा, बेटा, मुझे उठाकर बीरी के दरख्त के नीचे ले चलो। माँ, आप कमजोर हैं, बाहर नहीं जा सकते, मेरी आखिरी ख्वाहिश है बेटा। अदल ने माँ को उठाया और बीरी के दरख्त के नीचे ले गया। वहां चारपाई बिछाई गई। आमना बीबी ने दरख्त की शाखों को देखा, फिर दूर पहाड़ों को देखा। अदल, मेरा एक संदूक है, वो मेरी अलमारी में रखा है। जब मेरी मौत हो जाए तो उसे खोलना, इसमें तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए कुछ है। ये कहकर आमना बीबी ने सुकून से आंखें बंद कर ली। इनका इंतकाल हो गया। एदल की चीख निकल गई। पूरा गांव सोग में डूब गया। माँ की वफात और वसीयत। माँ के इंतकाल के तीसरे दिन अदल ने वो संदूक खोला। इसमें 2 खत थे। एक खत फजल के नाम था, दूसरा अदल के नाम। एक छोटी सी डायरी भी थी जिसमें आमना बीबी ने अपने दिल की बात लिखी थी। अदल ने अपना खत पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरे चांद अदल, तो मेरी आंखों की ठंडक है। तूने मुझे हमेशा खुश रखा। तुझे मैंने कभी कुछ नहीं दिया, मगर तूने मुझे सब कुछ दे दिया। तेरी खिदमत, तेरी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू अपने भाई को ढूंढ कर ले आए, उसे मेरा खत दे देना। इसके बाद जो कुछ होगा वो तकदीर का फैसला होगा। तुम दोनों मेरे खून हो, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए। फजल का खत अलग था। अदल ने उसे नहीं खोला। उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा और फजल को खत देगा। अदल ने पहली बार गांव छोड़ा। शहर की भीड़ भाड़ उसे घबराया हुआ सा लगा। वो फजल के पते पर पहुंचा। ये एक ऊंची इमारत का पेंट हाउस था। दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा था। मैं फजल से मिलना चाहता हूं, मैं उसका भाई हूं, अदल ने कहा। चौकीदार ने उसके सादा कपड़े देखे तो शक की नजर से देखा। साहब, मुलाकात से पहले बताएं। चौकीदार ने अंदर फोन किया। कुछ देर बाद वो आया। साहिब मसरूफ हैं, आप कोई और वक्त आए। अदल ने इसरार किया। आखिरकार फजल ने उसे अंदर आने दिया। फजल अपने कमरे में एक बड़ी मीज के पीछे बैठा था। वो महंगे सोट में मलबूस था। उसके सामने कई फाइलें बिखरी हुई थीं। आदिल, तुम यहाँ? फजल ने हैरत से पूछा, मगर उसकी आवाज में खुशी नहीं थी। भाई, माँ इंतकाल कर गई हैं। फजल के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सदमा नजर आया। फिर वो अपने आप पर काबू पाकर बोला, मैं बहुत मसरूफ था, खत मिला था मगर आ न सका। अदल ने माँ का खत उसके सामने रख दिया। ये माँ ने आपके लिए लिखा है। फजल ने खत खोला। पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खत में लिखा था, मेरे फजल, मेरा पहला बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें आखिरी सलाम कहती है। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया था बेटा, मगर तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें हर रोज तलाश किया। तुम्हारी कामयाबियों की खबरें सुनकर मुझे फख्र होता था, मगर तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं थी जो तुम बचपन में रखते थे। बेटा, दौलत कमाना बड़ी बात नहीं, मगर दौलत को कमाने में अपने आप को न खो देना। तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर क्या तुम खुश हो? माँ की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अपने भाई के पास वापस आ जाओ। गांव की मिट्टी में वो शफा है जो शहर की दवा में नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी दुआ है कि तुम्हें वो सबक मिले जो तुम्हें जिंदगी का रास्ता दिखाए। तुम्हारी माँ आमना। फजल ने खत मेज पर रख दिया। उसकी आंखें नम हो गई थीं, मगर उसने आंसू रोक लिए। तुम कब वापस जा रहे हो? उसने पूछा। जल्द। भाई, आप भी चलें, माँ की आखिरी ख्वाहिश है। मैं नहीं आ सकता, मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। तुम्हें मालूम नहीं मैं कितनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया है। आदिल ने देखा कि फजल की आंखों में वही बेचैनी लौट आई थी जो जवानी में थी। वो समझ गया कि अब फजल को कोई नहीं रोक सकता। वो खाली हाथ गांव वापस आ गया। आफत का आगाज। फजल के कारोबार में पहले ही कुछ मसाइल पैदा हो रहे थे। वो अपनी कामयाबी के नशे में इतने बड़े खतरे मोल ले चुका था कि अब उसकी बुनियादें हिलने लगी थी। उसने बड़े बड़े कर्जे लिए हुए थे। एक नाकाम सौदे ने उसे बुरी तरह मुतासिर किया। उसके हरीफ उसके खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। एक रात जब फजल अपने दफ्तर में बैठा अपने मसाइल का हल सोच रहा था, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये उसके एक वफादार मुलाजिम की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि उसका एक बड़ा पार्टनर उसे धोखा
देकर भाग गया है और उसने बड़ी रकम लेकर फिरार हो गया है। ये फजल के लिए आखिरी ज़र्ब थी। उसका पूरा कारोबार दिवालिया होने के किनारे पर आ गया। कर्ज दहंदगान उसका पीछा करने लगे। उसकी जायदादें नीलाम होने लगे। उसकी बीवी, जो पहले ही उससे नालां थी, उसे छोड़कर अपने मैके चली गई। फजल ने अपने तमाम दोस्तों साथियों से मदद मांगी, मगर शहर में दोस्ती मफाद तक ही महदूद थी। जब वो मफाद खत्म हुआ तो दोस्तियां भी खत्म हो गई। फजल तन्हा रह गया। उसके पास सिर्फ उसका बेटा आरिफ था, जो अब 12 साल का हो चुका था। एक रात जब फजल अपने खाली पींट हाउस में बैठा था, उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय चंद नोटों के और माँ के खत के। इसने वो खत दोबारा पढ़ा। माँ के अल्फाज उसके दिल में उतरने लगे। क्या तुम खुश हो? ये सवाल उसके जहन में गूंजने लगा। नहीं, वो खुश नहीं था। उसके पास सब कुछ था, मगर वो तन्हा था। उसका दिल खाली था। उसे अपने भाई अदल की याद आने लगी, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, जिसके पास कुछ नहीं था मगर जिसके पास सब कुछ था। उसने फैसला किया कि वो वापस चमनस्तान जाएगा। शायद वहां उसे सुकून मिले। वापसी की राह। फजल और उसका बेटा आरिफ बस में सफर कर रहे थे। फजल के पास अब वो शानदार गाड़ी नहीं थी। वो सादा कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर थकन और मायूसी के आसार थे। आरिफ खामोश था। उसे अपने बाप की यह हालत देखकर दुख हो रहा था, मगर वो समझता था कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो फजल के दिल में शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो किस मुना से गांव वालों के सामने जाएगा? जो फजल कभी कामयाबी की बुलंदियों पर था, वो आज नाकामी की गहराइयों में उतरकर वापस आ रहा है। वो गांव में दाखिल हुए। पहला शख्स जिससे उनकी मुलाकात हुई वो गांव के बुजुर्ग खैरो खान थे, जो अपने मवेशी चरा रहे थे। खैरो खान ने फजल को देखा तो पहचान लिया। फजल बेटा, तुम वापस आ गए। फजल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। जी चचा। आओ बेटा, घर आओ। तुम्हारे भाई अदल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर फजल की आंखें नम हो गईं। अदल मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ बेटा, वो कहता है कि उसका भाई जरूर वापस आएगा। वो रोज तुम्हारे लिए दुआ करता है। फजल का दिल भर आया। वो अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई और लोगों ने उसे देखा। सबने खुशी का इजहार किया। किसी ने उसकी तजलील नहीं की। किसी ने उसकी नाकामी का तज़किरा नहीं किया। सबने उसे गले लगाया, खैरियत दरियाफत की। जब वो अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर से अदल की आवाज आ रही थी। वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। फजल ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज दी, अदल। आवाज सुनते ही अदल बाहर आया। उसने फजल को देखा, फिर आरिफ को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़ कर आया और फजल से लपट गया। भाई, तुम आ गए। मैं जानता था कि तुम आओगे। मादल, मैं सब कुछ खो चुका हूं। फजल ने रोते हुए कहा। नहीं भाई, तुमने कुछ नहीं खोया। तुमने सिर्फ अपना भूला हुआ रास्ता वापस पाया है। ओ इंदर आओ, ये तुम्हारा घर है। अदल ने फजल और आरिफ को अंदर बिठाया। खाना पेश किया। आरिफ, जो शहर की मसरूफियत के पास पहले कभी गांव नहीं आया था, उसे सब कुछ नया और दिलचस्प लगा। इस रात दोनों भाई बीरी के दरख्त के नीचे बैठे। फजल ने अपनी सारी कहानी सुनाई। किस तरह उसने तरक्की की, किस तरह उसने दौलत कमाई और फिर किस तरह सब कुछ खो दिया। अदल ने सब्र से सुना, फिर बोला, भाई, तुमने सब कुछ पाया मगर तुम खुद को खो दिया। तुम्हारी नजर में जो चमक थी वो मोहब्बत की चमक नहीं, लालच की चमक थी। मटी ने तुम्हें पकड़ लिया है। अब तुम सुकून से रहो। फजल ने पहली बार सच्चे दिल से महसूस किया कि अदल की बात ठीक है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया। एक नई इब्तिदा। फजल ने अदल के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इब्तिदा में तो उसके लिए ये सादा जिंदगी मुश्किल थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे उसमें मजा आने लगा। उसे एहसास हुआ कि हल चलाते वक्त, बीज बोते वक्त, दरख्त लगाते वक्त जो इत्मीनान मिलता है वो करोड़ों रुपए कमा लेने से नहीं मिलता था। आरिफ ने गांव की जिंदगी को दिल से अपनाया। वो बच्चों के साथ खेलता, नदी में तीरता, दरख्तों पर चढ़ता। उसके चेहरे पर वो रंग आया जो शहर की चार दीवारी में नहीं आ सकता था। फजल ने देखा कि गांव के लोग उसे बगैर किसी लालच के चाहते हैं। जब वो बीमार हुआ तो गांव के हर शख्स ने उसकी अयादत की। जब उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दी थी तो गांव की खवातीन ने उसे तसल्ली दी, उसके लिए नए रिश्ते की तजवीज दी। एक दिन फजल ने अदल से कहा, भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी। मैं लालच में आ गया था। अदल मुस्कुराया, भाई, माफ करना और करना मोहब्बत का हिस्सा है। तुमने माफी मांगी, यही काफी है। फजल ने माँ की डायरी पढ़ी। इसमें आमना बीबी ने लिखा था, मेरे दोनों बेटे मेरे लिए एक जैसे हैं। फजल की ताकत और अदल का सब्र, दोनों मिलकर एक कामिल इंसान बनते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी मौत के बाद भी ये दोनों एक दूसरे का सहारा बने। जिंदगी में कभी कभी हमें खोना पड़ता है ताकि हम पा सकें, कभी कभी हमें गरना पड़ता है ताकि हम सीख सकें। फजल ने ये अल्फाज पढ़े तो उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो गई। उसे एहसास हुआ कि माँ ने सच कहा था। उसने सब कुछ खोकर अपने आप को पा लिया था।
घर कर सीख लिया था कि असल दौलत क्या होती है। चमनस्तान की तब्दीली। फदल और अद्दल ने मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम शुरू किया। फदल ने शहर में रहकर जो इल्म हासिल किया था उसे उसने गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। उसने जदीद तरीके से खेती बाड़ी के गुर सीखे थे जिन्हें उसने गांव वालों को सिखाया। उन्होंने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल कायम किया जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। अदल ने पढ़ाने का काम संभाला जबकि फजल ने इंतजामी मामलात देखे। उन्होंने नदी के किनारे एक छोटा सा डिस्पेंसरी भी खोला जहां बुनियादी एदवियात मुफ्त तकसीम की जाती थी। गांव के नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए गए ताकि वो शहर जाने के बजाय गांव में ही रोजगार हासिल कर सके। फदल ने अपनी जमीन का एक हिस्सा फलदार दरख्त लगाने के लिए मुख्तस कर दिया। कुछ सालों में वो बाग इतना बढ़ गया कि उससे पूरे गांव के लिए फल मैसर आ गए और इजाफी फल को शहर भेजकर आमदनी होने लगी। आरिफ ने भी गांव की तरक्की में हिस्सा लिया। उसने कंप्यूटर का इल्म हासिल किया और गांव के बच्चों को कंप्यूटर की बुनियादी तालीम देने लगा। उसने गांव का एक छोटा सा लाइब्रेरी भी कायम किया जहां किताबें मुफ्त पढ़ी जा सकती थी। एक नई मुसीबत एक साल मौसम की बेरहमी ने चमनस्तान को भी नहीं बख्शा। मुसलसल बारिशों के बाद सैलाब आया। नदी अपने किनारों से बाहर निकल आई। गांव के कई घर खेत तबाह हो गए। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। ऐसे मुश्किल वक्त में फजल और अदल ने गांव वालों का सहारा बनने का फैसला किया। फजल ने अपने पास बची हुई रकम जो उसने शहर से लाई थी गांव की बिहाली पर लगा दी। अदल ने लोगों को हौसला दिया, इनके दुख बांटे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक बहाली मरकज कायम किया। वो खुद सैलाबज़दा इलाकों में जाते, लोगों की मदद करते। फजल की क़ियादत और अदल की हमदर्दी ने मिलकर गांव को इस आफत से निकाला। एक दिन सैलाबज़दा इलाके में मदद करते हुए अदल का पांव फिसल गया और वो नदी के तेज बहाव में गिर गया। फजल ने यह देखा तो बगैर किसी तरद्दुद के पानी में कूद गया। तूफानी पानी में उसने अपने भाई को ढूंढा, उसे पकड़ा और किनारे ले आया। अदल बेहोश था। फजल ने फौरन उसे घर ले जाकर इलाज कराया। कई घंटे बाद अदल होश में आया। उसने देखा कि फजल उसके बस्तर के पास बैठा है। उसकी आंखें इश्कबार हैं। भाई, तुमने मेरी जान बचाई, अदल ने कमजोर आवाज में कहा। तुमने तो पहले मेरी जान बचाई थी, फजल ने जवाब दिया। ये तुमने मुझे गुमुश्ता से बचाया था। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।